नमस्कार दोस्तों। तो 4 जुलाई की पीआईबी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने कल वाली पीआईबी एनालिसिस देखी थी जिसमें हमने 2 और 3 जुलाई दोनों को एक साथ कवर कर दिया था, क्योंकि 2 जुलाई को आर्टिकल्स बहुत कम थे तो इसलिए हमने दोनों को एक जगह कवर कर दिया था। और आज भी स्थिति, आज की जो 4 जुलाई का जो पीआईबी एनालिसिस है उसमें आपके पास 3 आर्टिकल्स है, तीनों इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मैं बात करूँ तो लास्ट वाला आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बजट की भी जिक्र हो रही है और वहाँ पर जो नए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की चर्चा चल रही है, वो भारत के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है और भारत वो कब तक अचीव करेगा, वो सब टारगेट वो सारी चीज़ आज हम देखने वाले हैं। इसके साथ पीआईबी बैकग्राउंडर की अगर मैं बात करूं तो पीआईबी बैकग्राउंडर आज का जो आया वो अगेन शी लीप्स के ऊपर आया, जिसको हमने कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो शी लीप्स जो पूरा प्लेटफॉर्म है उससे कैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, विमेन को कैसे एम्पावरमेंट दिया जा रहा है, वो सारा कुछ हमने कल डिस्कस कर लिया था काफ़ी डिटेल में। इसलिए आज हमें पीआईबी बैकग्राउंडर को अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वही सारा डेटा, वही सारे फैक्ट्स आज पीआईबी बैकग्राउंडर के फॉर्म में उन लोगों ने शी लीप्स को लेकर के दिया है। तो इसलिए मैंने आपको क्लैरिफाई पहले ही कर दिया कि आज हम पीआईबी बैकग्राउंडर नहीं बल्कि पूरा आर्टिकल जो है वो देखेंगे। आज के आर्टिकल्स बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कुछ बड़ी ही डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी से पूछे जा सकते हैं, उसकी भी चर्चा आज हम करेंगे डिटेल में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपनी एनसीईआरटी समरी प्री बुक लिस्ट निकाल दी है। बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था इस किताब का, क्योंकि देखिए क्या है कि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन है। आप 6 to 12 सबके लिए अलग अलग किताब पढ़ते हो, कई क्लासेस में तो 2-2 किताब है एक सब्जेक्ट के लिए। तो उस सबको ख़त्म करने के लिए, रिपीटिशंस को ख़त्म करने के लिए अननेसेसरी बहुत सारा, जैसे 6th-7th में खूब सारा स्टोरी आप देखते हो, वो सब बहुत ज़रूरी नहीं है। तो आपके लिए जो ज़रूरी है उसको हमने कंपाइल कर दिया एनसीईआरटी से एक किताब के अंदर। तो पूरी एक पॉलिटी की किताब में 6 to 12, एक हिस्ट्री किताब में 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी विदाउट एनी रिपीटिशन सब कुछ कवर है। तो इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत मेहनत हमने इस पर की है और इसके साथ ये क्यूआर कोड भी आप स्कैन करके इसको डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टार्ट बिगिनिंग एंड स्टार्ट डिस्कसिंग आवर टॉपिक फॉर टुडे। सबसे पहला टॉपिक है ओल्डेस्ट एक्यूरेटली डेटेड बैनियन ट्री के ऊपर, जो कि मुंगेर बिहार में मिला है। तो ये बरगद का पेड़ है जो मुंगेर बिहार में मिला है और चर्चा इसलिए चल रही थी इस काफ़ी क्योंकि यहाँ पर, यही मुंगेर बिहार में एक, आपने नाम भी सुना होगा, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, एक बड़ा बंगलो करके एक हेरिटेज साइट है, बड़ा बंगलो। ये जो बड़ा बंगलो है इसको कहा जाता है कि इट इज़ मुग़ल पीरियड के दौरान, ये मुग़ल पीरियड के टाइम से ये बंगला जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और इसकी जो कार्बन डेटिंग वगैरह करके निकाला गया था, बताया गया था कि 300-350 साल लगभग पुराना है ये बड़ा बंगलो। तो उसी के साथ में एक बरगद का पेड़ था। कहा गया कि बरगद का पेड़ भी हो सकता है कि भाई लोग जैसे बंगलो बनवाते हैं तो वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं, है ना, जैसे हम भी अपना घर बनाते हैं फार्म हाउस टाइप का, तो उसमें कोशिश करते हैं छोटी सी जगह क्यों ना हो। आजकल तो खैर हम लोग सब अर्बनाइजेशन के शिकार हो गए और शहरों में आकर के छोटे छोटे फ्लैट्स में अपना पूरी दुनिया बसा ली। हालांकि गाँव में और अमूमन छोटे शहरों में आज भी, जैसे मैं अपने घर पर जाता हूँ तो एक लॉन होता है हमारे घर में ना, एक छोटा सा ही भले एक लॉन होता है जिसमें हम थोड़ा प्लांट वांट लगाते हैं। तो जनरल सी बात थी, पहले बंगला तो जरूर से पेड़ वेड़ आसपास लगा देते थे लोग। तो सबको लगा कि भाई ठीक है, ये जो बड़ा बंगलो है शायद इसी के पास बरगद का पेड़ ये लगाया गया होगा। तो इन दोनों का जो एज है वो सेम ही होगा, लगभग 300-350 साल पुराना ये बरगद का भी होगा। अब उसके ऊपर जब जांच की गई तो पता चला कि ये तो कहानी एकदम बिल्कुल दूसरी कहानी समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं तो बनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़, सबसे पहले जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये नहीं पूछा जाए कितना साल पुराना है, कहाँ मिला, क्या मिला, ये सब नहीं पूछेंगे वो आपसे। कई बार आपने देखा होगा जनरली वो एक जो साइंटिफिक नेम है उससे बड़ा प्यार है उनको, साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। मैं ऐसे आपको 50वां क्वेश्चन दिखा सकता हूँ पिछले 20-25 साल में जिसमें साइंटिफिक नेम्स खूब दबा करके उन्होंने पूछे हुए हैं। पहले उनको बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, आजकल थोड़ा आना कम हो गया है। तो बैनियन ट्री का साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है और इसमें साइंटिफिक कंफर्मेशन आई और कहा गया कि ये जो बरगद का पेड़ है ये लगभग 700 साल पुराना है। मेथड यूज़ किया गया इसके अंदर रेडियो कार्बन डेटिंग का। तो रेडियो कार्बन डेटिंग आज के टाइम में सबसे एक्यूरेट मेथड है जिससे आप कार्बन डेटिंग करके पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है।
तो इसका कार्बन डेटिंग किया गया, इसका रेडियो कार्बन डेटिंग करके ये सारा पता लगाया गया। इस पूरे रिसर्च के अंदर डॉक्टर ट्रीना बोस जो कि BSIP लखनऊ की हैं, डॉक्टर मयंक शेखर और डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव। ये अखिलेश कुमार यादव अपने CM वाले नहीं बल्कि ये स्टूडेंट हैं। तो ये लोग जो हैं इन्होंने अपनी स्टडी कंडक्ट की इसके लिए और रेडियो कार्बन डेटिंग करके बताया कि भाई ये जो बरगद का पेड़ है 700 साल पुराना है। रेडियो कार्बन डेटिंग में होता क्या है, बेसिकली ये प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, आप समझ लो कि इसमें कार्बन 14 का डीके, और मैं चलो सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, कार्बन 14 बस आप याद रखना इसका डीके यूज किया जाता है। मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूँ। जो पेड़ होता है ना, इसका जो वुड का पल्प होता है, उस वुड के पल्प से एक चीज निकाली जाती है, इसको हम अल्फा सेल्यूलोज कहते हैं, ठीक है। और अल्फा सेल्यूलोज को भी इसलिए बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। उसको यूज करके फिर हम एक AMS करके जो है इसका एक्सेलेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, इसके अंदर उसको डालते हैं जिससे हमारे पास एक डेटा आता है और फिर उसको हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं और उससे फिर हम कार्बन डेटिंग, उससे हम एग्जैक्ट क्या, उससे आसपास का आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ये करता क्या है, ये कार्बन कंटेंट देखता है उस पल्प में कितना कार्बन कंटेंट है। इससे आपको ये पता लगता है कि ये पेड़ जो है उसने ग्रो करना कब बंद कर दिया, इस पर्टिकुलर पेड़ ने कब ब्रीद करना या ग्रो करना बंद कर दिया, वो आपको थोड़ा ऑलमोस्ट वो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, पेड़ की जो आप कहते हैं ना कि लाइफ पता करने के लिए एक दूसरा प्रोसेस भी यूज किया जाता है, दैट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का सिंपल सा वो तरीका होता है, ये पहले यूज़ किया जाता था और ये आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि इसको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते आप। ये ट्री रिंग्स को काउंट करता है, ब्रांचेस को काउंट करके बता सकते हैं कि कितने साल ये पुराना होगा। कि हर साल जैसे क्या होता है, पेड़ क्या होता है, हर साल थोड़ा बढ़ता है, हर साल थोड़ा बढ़ता है, एनुअली बढ़ते हैं मैक्सिमम पेड़। तो एनुअली जो उनके डेंड्राइट्स होते हैं उनको काउंट करके बता दिया जाता है कि ये इतने साल पुराना होगा। बरगद के साथ दिक्कत क्या है, बरगद का पेड़ जो है वो ट्रॉपिकल ट्री है, राइट। तो ट्रॉपिकल ट्री होने की वजह से ये जरूरी नहीं है कि ये एनुअल रिंग्स इसके आए, ये एनुअली बढ़ा हो। तो इसलिए आप ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। हर साल बढ़ना बरगद का जरूरी नहीं है, इसलिए आप उसकी एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते हो। यही किया गया था, तभी तो 300-350 साल अंदाजा लगा दिया गया था, लेकिन निकला जस्ट डबल। तो यहाँ पर इसको यूज़ नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ क्या है, बरगद में प्रॉप रूट्स होते हैं। अब ये ऐसे ये जो लटका हुआ है सारे रूट्स हैं, अब ये रूट्स जो हैं वो टूट के जब गिरते हैं तो वहाँ से एक नई ब्रांच निकल जाती है। तो इसलिए भी आप इस प्रोसेस को उसमें नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसलिए आपके पास बचा कुचा एक ही प्रोसेस था, दैट इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग। उसी से आप बता पा सकते थे कि रेडियो कार्बन डेटिंग से ही कि ये पेड़ कितना पुराना है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी हेरिटेज के लिए प्रॉपर हेरिटेज डेटिंग हो पाएगी, इसलिए इस सब का पेड़ कितने पुराने हैं उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है और इसका सिग्निफिकेंस उस समय पर क्या रहा होगा वो भी पता लगाना बहुत ज़रूरी है। नाउ इस पूरी मेथोडोलॉजी में आपको बता दिया मैंने, अल्फा सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है। अल्फा सेलुलोज को वुड से, जो वुड है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर इससे हम इसको AMS के अंदर यानी एस्केलेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर डालते हैं और उससे हमें डेट पता लगता है। अब देखो, आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक एक चीज़ ये AMS और ये ऑक्सकैल सॉफ्टवेयर और ये सब याद रखो, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर हमें पता होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल में जाकर के UPSC आपसे ऑब्वियसली नहीं पूछने वाला। ऑक्सकैल सॉफ्टवेयर इसमें इसका भी इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है और फिर उससे आपको क्या होता है, उससे आपको एक एज मिलती है। तो इस पेड़ की एज मिली लगभग 652 ईयर्स +-37। तो इसमें +-37 किया गया, तो ऑलमोस्ट आप बता सकते हो कि 700 साल पुराना ये पेड़ है। अब 700 साल पुराना ये है, तो जो वो हिस्टोरिकल क्लेम था कि भाई बड़ा बंगलों के साथ ही इस पेड़ को लगाया होगा, वो फर्जी हो गया, वो क्लेम गलत हो गया। क्योंकि बड़ा बंगलों की जब हमने कार्बन डेटिंग करी थी तो पता लगा था कि वो 300-350 साल पुराना है। तो अब ये प्रूव हो गया कि ये पेड़ बड़ा बंगलों के साथ नहीं लगा था, बल्कि ये अलग से लगा था। हो सकता है कि इसका जो सिग्निफिकेंस हो वो कुछ और हो। पहले बरगद के पेड़ को बहुत तरीके से, पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ खास तौर से बहुत अलग अलग तरीकों में इस्तेमाल किए जाते थे। बड़ी इसकी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर बड़ी इसकी पूजा वूजा होती थी और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की उस समय पर की जाती थी। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इसलिए अब इसको हो सकता है किसी और सिग्निफिकेंस के लिए यहाँ पर लगाया हो। प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल है कि आप सैंपल लेते हो वुड पिथ से, उसके बाद उसमें से अल्फा सेलुलोज एक्सट्रैक्ट करते हो बिकॉज इट इज़ द मोस्ट स्टेबल सेलुलोज। उसके बाद AMS में इसको डालते हैं, फिर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम इसकी कार्बन डेटिंग करते हैं। प्रोसेस, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज़ कि ये 700 साल जो एज आ रही है इसकी,
ये एज भी मिनिमम एज अभी आप बता सकते हैं, अभी इसमें आप इसकी एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते, अभी आप लमसम इसकी मिनिमम एज इसमें बता रहे हैं और 700 साल इसकी मिनिमम एज बताई जा रही है, यानी कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कि जब ये जो प्रोसेसेस हैं, साइंटिफिक प्रोसेस है, एक तो इसमें समय बहुत लगता है, एएमएस जैसे प्रोसेसेस जो हैं, और उसके लिए बहुत अच्छी खासी फंडिंग भी चाहिए। और इंडिया को अगर सच में अपनी सही में मोस्ट ऑफ दी बहुत सारी धरोहरें भारत में अभी हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, जिसके बारे में हमने उतना साइंटिफिक रिसर्च उसके ऊपर किया ही नहीं, जो दंत कथाएं चली आ रही हैं वही हम सुन करके खुश हैं, उसके ऊपर हमने साइंटिफिक रिसर्च किया नहीं है। तो साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए और इसमें फंडिंग देनी चाहिए। ये जो इंस्टीट्यूट हैं जैसे बीएसआईपी लखनऊ जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं, इनको और प्रमोट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बिकॉज यू कैन नाउ राइट योर लोकल हिस्ट्री, यू कैन री राइट योर लोकल हिस्ट्री। जो अंग्रेज हमको दे के चले गए वही हमने एक्सेप्ट कर लिया, सो हम अपनी लोकल हिस्ट्री को रीराइट कर सकते हैं। इंडिया का इकोलॉजिकल हेरिटेज जो है, जिसके ऊपर सबसे कम काम हुआ है, जिसका सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन है इंडिया के इकोलॉजिकल हेरिटेज का, एटलीस्ट उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज आप उस हिसाब से बना सकते हो। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए अब इसमें आप वे फॉरवर्ड क्या दोगे, अगर आप खुद से सवाल इसमें पूछा जा रहा है, तो वे फॉरवर्ड विल बी दैट आप एक नेशनल हेरिटेज ट्री रजिस्ट्री बनाइए और उसमें इस मेथड का और भी इस तरीके के जो पुराने पेड़ हैं जगह जगह पर उनकी कार्बन डेटिंग करके, उनकी एज लगा करके उनकी एक रजिस्ट्री प्रॉपर तैयार करिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। इसको बल्कि साइट्स के फॉर्म में इसको डेवलप करना चाहिए, वो चीज़ आप कर सकते हो। एएमएस लैब कैपेसिटी को पहले तो एक्सपैंड करिए, बहुत कम है इसीलिए ज़्यादातर हो ही नहीं पाता है, और इसके साथ इसमें कुछ फंडिंग्स भी लेकर के आइए। आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन सारे इंस्टीट्यूट्स को सीधा सीधा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, ताकि इसको और तेज़ी से और बढ़ाया जा सके। इकोलॉजिकल टूरिज्म जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है इकोलॉजिकल टूरिज्म का, उसमें आपको इनिशिएटिव्स और लेने पड़ेंगे, वो ये इकोलॉजिकल टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस कम टू दी सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर विमेन हेल्पलाइन 14490, बहुत ही ज़रूरी है। तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने अपनी हेल्पलाइन जारी कर दी है। हेल्पलाइन नंबर है 14490 24/7, ये 24/7 हेल्पलाइन है। ये बड़ी शर्म की बात थी भारत के लिए, बड़ी शर्म की बात है कि आज तक इतने सालों से 1992 से विमेन हेल्प ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन है और आज तक इसकी विमेन हेल्पलाइन नंबर हमने जारी कर पाए थे। हमने जो नंबर दिया हुआ था वो एक 10 डिजिट का नंबर था, जैसे आपका हमारा मोबाइल नंबर है वैसा एक मोबाइल नंबर ऐसा दिख रहा है, 10 डिजिट का नंबर ये दिया गया था। ये बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस का अपना एक नंबर है, एम्बुलेंस का अपना एक नंबर है, एक पूरा सेंट्रल रजिस्ट्री आपने उसमें क्रिएट की हुई है, डेटा आप एनालाइज करते हो, ऐसा कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि आपके पास एक सेंट्रल वो नंबर था ही नहीं, जिसको आईवीआर कहते हैं, वैसा कुछ आपके पास था ही नहीं। तो और क्यों नहीं था, वाई, इसके लिए हम सीरियस नहीं है। लाइक हमें लगता है कि अरे क्या ही है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनका तो कोई पावर है ही नहीं, तो क्या ही इसमें इतना वो करना। अगर हम इस माइंडसेट से चल रहे हैं तो दिस इज़ वेरी वेरी बैड। खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए भले आए। 14490 अपनी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। 24/7 ये विमेन हेल्पलाइन चालू रहेगी और इसमें सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। आप इसमें डिजिटल कंप्लेन कर सकते हो, कंप्लेन रजिस्ट्रेशन होगी, प्लस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, हर तरीके के सपोर्ट जो एक वेमेन को चाहिए वो हर सपोर्ट एक वेमेन को मिलेगा। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। द नेम ऑफ द एक्ट वाज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 आने के बाद 1992 में जाकर के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को स्टैब्लिश किया गया। इसके बावजूद अब आप सोचिए, इसकी पावर को आप यहीं से आप पता क्या कर सकते हो, आप इसको आप एक केस से लिंक कर सकते हो, दैट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस चल रहा था ना, तो उस समय पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन था। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन होने के बावजूद इतनी भंवरी देवी को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक विमेन एनजीओ को सामने आकर के भंवरी देवी का केस आगे ले जाना पड़ा। आप इसी समझे, क्योंकि विशाखा, इसका नाम क्यों था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, असल में एक केस जो था वो भंवरी देवी के ऊपर था। भंवरी देवी एक आशा वर्कर थी राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जिनके साथ गैंग रेप हुआ था और वो क्यों हुआ था, ड्यू टू क्योंकि उनके काम की वजह से, क्योंकि वो चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ जो सरकार की पॉलिसी थी, सरकार की जो पूरी स्कीम थी उसको बढ़ाने में लगी हुई थी, घर घर उसके एजुकेट कर रही थी लोगों को। जो चाइल्ड मैरिजेस के, क्योंकि वो अपराध था तो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, पुलिस को इन्फॉर्म कर रही थी, ये सारा काम वो कर रही थी।
इसलिए वो बहुत बड़े कुछ लोगों के आंख के नासूर बन गई थी। तो इस वजह से उनका गैंगरेप किया जाता है और सब वो सारी कहानी खैर होती है और फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाती हैं और फिर कुछ सबूत नहीं होता, कोर्ट उनके खिलाफ जजमेंट दे देता है, कोर्ट, ये सब कुछ होता है। और फिर एक टाइम पर जाकर उनके हस्बैंड के सामने उनका रेप किया गया था और फिर एक टाइम के बाद वो अपना लड़ाई को छोड़ देती हैं और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन हो जाती हैं इस सिस्टम से, जुडिशियल सिस्टम से। उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक फाउंडेशन, विशाखा फाउंडेशन, जहाँ जब उनको पता लगता है ऐसे केस के बारे में, तो दे पिक अप देयर केस। ये इन्होंने भवरी देवी का केस पिकअप किया और इसीलिए वो विशाखा वर्सेस राजस्थान का केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये केस। विशाखा फाउंडेशन करके एक NGO है जो कि विमेन के लिए, विमेन राइट्स के लिए काम करता है, बहुत बड़ा फाउंडेशन, आप चेक कर लेना, इनकी वेबसाइट भी है। तो विशाखा फाउंडेशन, इसीलिए इसको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कहते हैं। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को होने के बावजूद विशाखा फाउंडेशन को सामने आना पड़ा। दिस इज द बिगेस्ट फॉल्ट आई थिंक कि ये होता है। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को थोड़ा और एक्टिव रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, इसका मैंडेट क्या है, क्यों बनाया गया था इसको? सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेन के लीगल राइट्स के लिए पॉलिसी रिकमेंडेशन। सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल यही है कि विमेन की, क्योंकि विमेन की सारी कंप्लेंट इनके पास आ रही हैं, विमेन की काउंसलिंग सब कुछ ये कर रहे हैं, तो इनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि विमेन को क्या रिक्वायरमेंट है और विमेन के बेटरमेंट के लिए, उनके लीगल राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी क्या रिकमेंड करनी है। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन बहुत बड़ा एक रोल होता है। फिर डाउरी, वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन, ये सब जो केसेस हैं, इनमें भी ये विमेन का हर जगह पर सपोर्ट करती हैं। तो इन्होंने अपना एक शॉर्ट कोड निकाला 14490, ये हेल्पलाइन नंबर अपना निकाला। पहले इनके 10 डिजिट का नंबर इन लोगों ने दे दिया था, अब उसको ख़त्म करके इन्होंने अपना एक शॉर्ट कोड नंबर निकाल दिया है। 18 साल से ज़्यादा की जो महिला विमेंस होंगी वही इस पे कॉल कर सकती हैं और ये सब अपना सारी दुख दर्द जो है कि ये हो गया या काउंसलिंग हो गया या जो भी हो गया, वो अपना इनसे बातचीत कर सकती हैं, राइट। अब ये डिजिटल इंडिया कैंप विजन के अंतर्गत भी आता है कि आप हर जगह डिजिटलाइजेशन कर रहे हो, आप एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हो, उससे आप डेटा एनालाइज करोगे, फिर उससे स्कीम बेस्ड आपको स्कीम बनाने में बहुत आसानी होगी। नाउ ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, इसके अंदर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हैं, प्लस इसमें रेफरल सपोर्ट भी है। मतलब आपको देख रहे हो कि आपकी कोई फ्रेंड है, उसके साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है, उसके साथ डाउरी का केसेस हो रहे हैं और वो मतलब नहीं बोल पा रही है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर आप रेफ़र कर सकते हो। सपोज आपने देखा कि आपकी कोई फ्रेंड है और उसके साथ डाउरी का इशू हो रहा है और वो खुद नहीं बोल पा रही है, उसके साथ बहुत तक प्रॉब्लम है, तो आप रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पर तुरंत रेफरल दे करके रेफ़र कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर वुमेन के साथ ये है, तो वो रेफरल भी हो सकता है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन देना इनका मेन काम है। तो ये सारा सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लेंट की प्रोसेसिंग कैसे होगी? तो सबसे पहले कि इसमें जैसे मान लीजिए कोई कंप्लेंट करना है, आपने कॉल किया, तो सबसे पहले आपकी जगह जो है वो पूछी जाएगी। तो जुरिस्डिक्शनल इसमें रिव्यू किया जाएगा कि आप कहाँ से हो। सपोज आप आगरा से बोल रहे हो तो आगरा अथॉरिटी को इसमें लाइन पर लिया जाएगा। तो जैसे ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर की गई, उसके बाद आपको एक यूनिक केस नंबर प्रोवाइड किया जाएगा कि ये आपका ऑटोमेटिकली वो यूनिक केस नंबर जनरेट हो जाएगा। तो जैसे आप हेल्पलाइन पे कॉल करोगे, आप बताओगे, आप रजिस्टर कराओगे अपनी क्लेम, तो आपका एक यूनिक नंबर रजिस्टर हो जाएगा। यूनिक नंबर आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद फिर उस यूनिक नंबर को यूज़ करके आपसे फॉलोअप्स किए जाएंगे, आपसे बात की जाएगी, आपके केस को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, जो भी अथॉरिटी वहाँ पर होगी। तो इस तरीके से पूरा एक कंप्लीट डिवीजन है, क्योंकि ये तो सेंट्रल अथॉरिटी है, तो सारा स्टेट का इशू भी जो है वो इन तक देखना है। तो सबसे मेनली यही काम करते हैं ये लोग। तो इस तरीके से ये लोग वर्क करते हैं। और जो भी कंप्लेंट्स आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, जिनका कोई अब मतलब नहीं है, वो कंप्लेंट्स डिस्पोज हो चुकी हैं या आपसी समझौता हो चुका है, तो उसको ये डिस्पोज ऑफ भी कर देते हैं। एकदम पुलिस जैसे काम करता है, समझ लीजिए एकदम वैसे ये लोग भी अब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम ये लोग क्या करते हैं, एक्चुअली क्या करते हैं, तो रिड्रेसल एक्शंस में सबसे पहले ये लोग तो ये देखते हैं, जैसे मान लो कोई केस हो गया, डाउरी का केस है, तो अब पुलिस उसके अंदर क्या कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करना सबसे बड़ा काम ये लोग करते हैं। फिर देखते हैं कि जो स्टैचुरी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं वो कितना कंप्लायंस दिखा रही हैं, इनकी मीडिएशन और काउंसलिंग को फैसिलिटेट कराना विमेंस की। फिर जो सीरियस क्राइम्स हैं विमेन के अगेंस्ट, उसकी इंक्वायरी कमेटी बैठा करके उसकी इंक्वायरी कराना, और ये सारा काम।
सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये रिपोजिटरी क्रिएट होने के बाद अब डेटा ड्रिवन पॉलिसी इनपुट होगा, यानी कि कंप्लेंट के ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाएगा, किस रीजन में कंप्लेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, किस टाइप के कंप्लेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो उसमें हमें कैसे सुधार करनी है, उसमें एजुकेट करना है, उसमें हमें कोई पॉलिसी बनानी है, कोई स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है पॉलिसी का, वो सब अब आपके पास डेटा प्रॉपर होगा तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो ज़्यादातर देखा जाता है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का या तो इशू इनके पास आता है, या तो डाउरी का इशू इनके पास, डाउरी हरेसमेंट का इशू आता है, साइबर अब्यूज़ का इशू आता है, यही सब इनके पास ज़्यादा आता है। अब इसमें बहुत बड़ा लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन जरूर लिख के आना। सबसे बड़ा लिमिटेशन ही यही है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो पावर्स हैं वो बाइंडिंग नहीं है, वो रिकमेंडेटरी हैं। तो सबको पता है कि ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कुछ कर ये लोग टेक्निकली कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, फ़ोन और डिजिटल एक्सेस जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज में बहुत अनइवन है, उसको इंश्योर करना मुश्किल है। तो इसलिए जो पूरी रिपोजिटरी क्रिएट करने की बात हो रही है, ये पता नहीं सफल होगा नहीं होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। तीसरी चीज़ क्या है, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऐप्स, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर्स की यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी। अब रूरल वुमेन को कनेक्ट करना है, कोई कर्नाटका में वुमेन बैठी है या कोई केरला में वुमेन बैठी है, उसको कनेक्ट करना है आपसे, और वो रूरल एरिया से आती है तो इंग्लिश नहीं आती उनको, हिंदी आती नहीं होगी ऑब्वियसली उनको, तो क्या उनकी लोकल लैंग्वेज में आप उनसे बात नहीं कर सकते, तो फिर उनका कंप्लेन कैसे रिजॉल्व होगा? तो वो इशू आज भी यहाँ पर भी आपको देखने को सेम चीज़ मिलेगा। तो इसके ऊपर अभी सरकार को काम करना पड़ेगा। नाउ लास्ट आर्टिकल है अपना, इंडियाज हाई स्पीड रेल फ्यूचर बिल्डिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड पाथ फॉर एक्सपेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट में इसके ऊपर और नए 7 रेल कॉरिडोर्स के ऊपर डिस्कस हुआ है, इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। तो अब देखिए, इंडिया जो है ना, इंडिया ने लॉन्च किया 2017 में। आप सबको पता है कि 2017 में हमने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लॉन्च किया कि मुंबई से अहमदाबाद अपनी बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। तो हमने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का जो शुरुआत है वो 2017 में कर दिया, और कहा जा रहा है कि इसका पहला, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट, इसका जो पहला सेक्शन है सूरत से वापी का सेक्शन, वो अगस्त 2027 तक शुरू भी हो जाएगा। हालांकि अगेन ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, एक्सपेक्टेड डेट आपको पता ही है कि वो इंडिया में बहुत तेजस में हमने देखा कि वो एक्सपेक्टेड डेट बढ़ जाती है कई बार, तो ये एक्सपेक्टेड डेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट रेडी है तो शुरू हो सकता है। तो सूरत से वापी वाला सेक्शन तो 2027 के अगस्त में शुरू ही हो जाएगा। अब ये जो हमने सीखा है यहाँ से कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, ये टोटल 1 लाख करोड़ का हमारा पूरा बजट था इसका, और ये पूरा प्रोजेक्ट था। इसके बाद बजट 2026-27 के अंदर इससे प्रेरित होकर के 7 नए रेलवे कॉरिडोर्स की बात की गई है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की बात की गई है, जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर में करेंगे भी। अब देखिए, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैं क्या? इस पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, ये रेल कॉरिडोर्स होंगे, इस पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। अभी देखिए, आपका जो रेलवेज है, जो नॉर्मल रेलवेज है, उसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है। एक तो स्पीड कम होने के बहुत सारे कारण है, खैर ट्रैक्स, ऑटोमेशन, वो सारा कारण तो है, टेक्नोलॉजी कारण तो एक है ही। दूसरा एक कारण बहुत बड़ा ये भी है कि आप रेलवेज को देखोगे तो बहुत जगह पर ट्रैक्स जो हैं वो ओपन है, ओपन ट्रैक्स हैं, तो जानवर आ गया, लोग आ गए, चक्का जाम कर दिया, कुछ हो गया, कोई कुछ गाड़ी फंस गई, बहुत सारी इश्यूज होते हैं। इसकी वजह से ट्रेन डिलेज और तमाम चीज़ें होती हैं। ट्रैफिक भी ट्रेन का बहुत ज़्यादा है तो उससे भी इशू होता है। तो अब क्या है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स जनरली इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ट्रेन चलेगी, जो सिस्टम ऑपरेट करेगी, वो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, मिनिमम 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करेगी, तभी इसको हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहा जा रहा है। ये जो इसका सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का बनाया, दैट इज मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसको शुरुआत 2017 में किया गया यूजिंग जैपनीज शिनकानसेन टेक्नोलॉजी। याद रखना इस टेक्नोलॉजी का नाम, शिनकानसेन टेक्नोलॉजी। आप कहोगे यार एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं वंदे भारत के रूप में, वो हाई स्पीड नहीं कहेंगे, वो मिड सेगमेंट में आता है, सेमी हाई स्पीड कह सकते हो आप उसको, क्योंकि उसकी जो स्पीड है दैट इज 180 किलोमीटर पर आवर मैक्स। और यहाँ पर जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। अगर कम भी हुई तो 300 किलोमीटर पर आवर तो इसकी स्पीड होगी ही।
तो इसको गवर्नमेंट ने शुरू किया था। टोटल ये 508 किलोमीटर का पूरा ये रेलवे कॉरिडोर है, जिसको हम 12 स्टेशन से जोड़ेंगे, और इसमें स्पीड जो है वो 350 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 320 किलोमीटर पर आवर के बीच की कहीं स्पीड होगी। आप अहमदाबाद से मुंबई सिर्फ 2 घंटे में पहुंचोगे। एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो 1 घंटा 58 मिनट में आप मुंबई से अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। और पहला सेक्शन इसका सूरत वापस शुरू हो रहा है। अब बजट के अंदर 7 नए वो बताए गए थे, 7 नए रेल कॉरिडोर्स को कहा गया था कि 7 नए रेल कॉरिडोर शुरू किए जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, मुंबई पुणे रेल कॉरिडोर, ये सारे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैं। उसके बाद पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। टोटल इसमें 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है, और 4000 किलोमीटर लगभग एरिया, ये पूरा जो सेगमेंट है वो 4000 किलोमीटर को कवर करेगा। मतलब ऑलमोस्ट सारा इंडिया। अगर मान लीजिए एक कॉरिडोर 12 स्टेशन कवर कर रहा है, तो ये 7 कॉरिडोर अगर हम 10 का भी एवरेज मान करके चलें, तो एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 70, 75 या 100 स्टेशन कह सकते हो आप, मोटा मोटा कवर, इंपॉर्टेंट 100 स्टेशन जो भी होंगे उसको ये लोग मिल करके 7 रेल कॉरिडोर्स कवर कर लेंगे। इसमें 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपके लिए टेक्निकल बातें हैं जिसको आपको याद नहीं रखना है, ये चीज़ आप छोड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बस आप ये 7 नए कॉरिडोर्स की ध्यान में रखिएगा जो बजट में डिस्कस किया गया था। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ द गैप। अब सबसे बड़ा गैप इसमें क्या है, भारत के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जब भी रेल कॉरिडोर बनाओ, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, द प्रॉब्लम ऑफ लैंड एक्विजिशन। वो लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम हमारे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंदर भी आया। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, हमने एस्टिमेट लगाया था कि 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसमें हमारे 2 लाख करोड़ ऑलरेडी लग चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा इशू दैट वाज दी लैंड एक्विजिशन। इसकी वजह से प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले भी हो गया। दूसरी चीज़, टेरेन का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। कई जगह पे टफ टेरेन होता है तो स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। ट्रैक स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। मतलब एक तरीके के ट्रैक हो, एक तरीके का सारा सिस्टम लगाओ, वो बहुत मुश्किल इस केस में होता है जहाँ पर टेरेन थोड़ी डिफिकल्ट है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इसका फंडिंग ही है। 16 लाख करोड़ की अगर हम फंडिंग की बात कर रहे हैं तो फंडिंग की फनलिंग कहाँ से होगी, और दूसरी चीज़ स्टेट का क्या रोल उसमें होगा वो बहुत क्लियर यहाँ पर नहीं किया गया। स्टेट के फंड्स भी हैं या स्टेट का क्या रोल होगा उसमें, वो अभी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना पड़ सकता है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। लेट्स सी 7 न्यू रेल कॉरिडोर्स की अगर चर्चा हो रही है तो ये कब तक ऑपरेशनल हो पाएगा। अब एक कॉरिडोर हमने 17 में शुरू किया था, और उसको कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 10 साल लगे। तो एक रेल कॉरिडोर आपका बन रहा है, अगर 7 है तो 70 साल, विच विल बी वेरी मच। पता नहीं हम तो होंगे भी नहीं उस समय देखने के लिए, हम तो जिंदा भी नहीं होंगे उस समय सारे तो अपने एक साथ देखने के लिए। तो लेट्स सी इसका क्या एक्सपेक्टेड डेट दिया जाता है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर एक्सपेक्टेड डेट्स की क्लैरिफिकेशंस आनी बाकी हैं। तो आई होप आपको ये पूरा पीआईबी एनालिसिस आज का समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।